प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद। इस समय पर हम लोग अब अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.4 जिसे ऐच्छिक से नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर हम लोग बहुपद को पढ़ रहे हैं और उसमें प्रश्नावली 2.4 है जिसका नाम है ऐच्छिक। ठीक है, इस प्रश्नावली को हमें पढ़ना है। इस प्रश्नावली में कुल हमें 5 प्रश्नों का अध्ययन करना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्नावली में अध्ययन करने से पहले कुछ हमें इसमें नियम लगेंगे, रूल लगेंगे, जिसके आधार पर यह प्रश्नावली हल होगी। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक आपको छोटा सा और अच्छे तरीके से एक नियम बता दूं। उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, अब तक आप द्विघात पढ़ते थे, अब हमें पढ़ना है त्रिघात। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। यदि त्रिघात समीकरण दिया गया हो, ठीक है, कैसा समीकरण दिया गया हो? त्रिघात समीकरण दिया गया हो, द्विघात नहीं, त्रिघात दिया गया हो, जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो मूलों का योगफल, गुणनफल का योगफल तथा गुणनफल बताइए। ठीक है, माने इसका कथन यह है कि त्रिघात समीकरण दिया गया है तो उसमें से, और त्रिघात के 3 मूल होते हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा। जैसे द्विघात का सिर्फ होता था अल्फा और बीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको त्रिघात का व्यापक रूप लिखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, त्रिघात का क्या लिखेंगे? व्यापक रूप। जब यहाँ पर जो है मैं हल लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हम यह बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, त्रिघात का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? देखिए, जितने घात का व्यापक रूप लिखना चालू कर कहता है तो आप उसको लिखिए x पर 3। क्यों त्रिघात लिखना है? एक कम कर दीजिए, x पर 2, और पुनः एक कम कर दीजिए, x हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ a, b, c और यहाँ पर d लिख दीजिए, और सभी के साथ क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। आप बराबर क्या लिख दीजिए? 0। देखिए, हम प्रश्नावली 2.4 के लिए आपको नियम बता रहा हूँ। तो यह त्रिघात का क्या है? व्यापक रूप है। आप कहेंगे सर x पर लिखेंगे, नहीं, y को भी लिख सकते हैं। y पर 3, y पर 2, y पर 1, और यहाँ a b c d जो है ये वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, जहाँ लिखिएगा, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि इसमें a 0 नहीं है। यदि इस a को यदि 0 लिख देंगे तो यह x का 3 घात क्या हो जाएगा? यहाँ 0 रख करके इसमें गुणा करेंगे तो यह 3 घात क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये त्रिघात का व्यापक रूप है। जितने घात का समीकरण लिखने के लिए कहता है उतने घात से हम प्रारंभ करते हैं, उससे उसमें बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। तो ये त्रिघात हो गया। त्रिघात हो गया, उसके बाद 2 घात, उसके बाद 1 घात, उसके बाद अचर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। ये त्रिघात का व्यापक रूप है, त्रिघात का व्यापक रूप, व्यापक रूप है। ठीक, अब देखिए, बताइए इसके मूल क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए मैं इसमें से सूत्र बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर क्या होगा? हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसके मूल होंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें से बनाएंगे मूलों का योगफल। बताइए, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस ऋण लगा के, देखिए यह एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और बटा में किसका गुणांक? एक्स के क्यू का गुणांक, एक्स के क्यू का गुणांक। समझ गए? बात को समझ में आ रहा है?
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसके आगे जो होता है उसको कहते हैं, तो बी है ना, तो माइनस बी। और बटा में एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए, तो ए माने मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक होता है। या एक तरीका से और कह सकते हैं माइनस बी बटा में ए, या ऐसे कर दीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नाम लिख दीजिए और 2 नंबर बटा में 1 नंबर लिखेंगे तो यह हो जाएगा। देखिए ऐसे तो ऐसे लिखे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर। देखिए इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, मूलों का जो योगफल लिखे हैं उसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं, यहाँ प्रतीक में लिखे हैं, तो यही बात लिखिएगा, इसी चीज़ को लिख दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक कर दीजिएगा, या इसको कर दीजिएगा माइनस बी बटा में ए। तो देखिए यह आपका जो है एक सूत्र हो गया, ध्यान से देखिएगा, मूलों का योगफल बराबर हो गया कब, जब त्रिघात दिया गया हो तब। ये त्रिघात के लिए है, ठीक है, त्रिघात के लिए है। अब देखिए दूसरा मैं बता रहा हूँ, बताइए दूसरा क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा, मूलों का योगफल था, अब गुणनफल का योगफल। तो देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। मूलों के गुणनफल का योगफल। बताइए मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, तो ऐसे होता है, यह देखिए यह एक्स का गुणांक अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक, या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए और यह ऋण से पहले चालू करते हैं, पहले ये ऋण है ना इसमें, अब इसमें धन होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब समझ रहे हैं, एक्स को छोड़कर उसके पास वाला, और बटा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए एक्स का गुणांक क्या है, सी है, तो सी बटा में इसका गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है। देखिए सभी के नीचे हम एक्स पर क्यू के गुणांक को लिख रहे हैं नीचे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मूलों के गुणनफल, ध्यान से गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा है ना, मैं तीनों को क्यों लिखा हूँ अल्फा बीटा गामा को, क्योंकि त्रिघात न है, तो त्रिघात के 3 मूल होंगे, एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा, और एक को कहते हैं गामा। तो देखिए मूलों के गुणनफल, तो यह अल्फा गुणे अल्फा बीटा, तो मूलों का गुणनफल प्लस योगफल है ना, तो देखिए अल्फा बीटा का एक बार गुणा करिए, एक बार बीटा का गामा के साथ गुणा करिए, बीटा गामा, तो जब गुणा कर रहे हैं ना तो वह गुणनफल के लिए हो जा रहा है, और जब जोड़ रहे हैं तो वह योगफल के लिए हो जा रहा है प्लस। अब देखिए गामा और अल्फा, गामा और अल्फा बराबर, आप इसको भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यह लिख सकते हैं सी बटा में ए। देखिए यह और यह दोनों एक ही चीज़ है, ये नहीं कि अलग अलग है, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसको देखते हैं, उसके बाद एक और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और कभी कभी इस प्रकार से बात जो है समझ में नहीं आता है। अब देखिए 3 नंबर मैं बता रहा हूँ, तीसरा जो कर दे रहा हूँ, तीसरा 3 सूत्र कब, जब त्रिघात का यह व्यापक रूप दिया गया हो और इसमें से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए कहा जाए तब, ठीक है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये मूलों का योगफल हो गया, मूलों के गुणनफल का योगफल हो गया,
अब गुणनफल निकालेंगे इसमें से, त्रिघात में से। ठीक है, तो देखिए लिख दे रहे हैं क्या, मूलों का गुणनफल। बताइए यह क्या होता है? तो देखिए मैं बता दे रहा हूं, अचर पद यह अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, लिख दीजिए, ऋण लगा के लिखिएगा, इसमें ऋण लगेगा, ऋण अचर पद और बटा में एक्स क्यू का गुणांक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद क्या है, देखिए डी है, आई एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ए है, तो लिख देंगे क्या, माइनस डी बटा में ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, अल्फा गुणनफल करना है ना, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर, लिख दीजिए यही चीज, माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक बराबर माइनस डी बटा में ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यह जो है आपका क्या हो गया, 3 सूत्र हो गया। कब? जब मूलों का, देखिए जब यदि देखिए यदि त्रिघात समीकरण दिया गया हो, त्रिघात का व्यापक रूप है ए एक्स पर क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब यह है कि यह ए 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो जाएगा तो एक्स क्यू का मान भी 0 हो जाएगा, इसमें से 3 घातें खत्म हो जाएगी, तो ये त्रिघात नहीं रहेगा। त्रिघात का व्यापक रूप, तो देखिए ये व्यापक रूप है और इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना भूलिएगा मत। और 3 सूत्र बनाएंगे, मूलों का योगफल, देखिए यह एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक, और गुणनफल का योगफल जब है तो उस समय पर देख लीजिए, यह क्या है, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। आज जब गुणनफल है तो यह अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। इसका मतलब कि तीनों के सूत्र में एक्स क्यू का गुणांक नीचे है, तीनों के सूत्र में एक्स क्यू का गुणांक नीचे है। ठीक है, देखिए हम लोग त्रिघात का व्यापक समीकरण लिख करके और उसमें से मूलों का योगफल और मूलों के योगफल का गुणनफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र बनाना सीखे। अब देखिए क्या है, देखिए हमको ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले उसके पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो सिर्फ सवाल को ही बनाना होगा। ठीक है, देखिए यदि मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा गामा, समझ लीजिए, माने मूलों का योगफल दिया रहेगा, उसके बाद देखिए मूलों के गुणनफल मूलों के गुणनफल का योगफल, देखिए अल्फा गुणे बीटा तो ये गुणनफल हो गया, प्लस हो गया तो इसको योगफल कहेंगे, बीटा गुणे गामा तो ये गुणनफल हो गया, धन हो गया तो योगफल कहेंगे, गामा गुणे अल्फा तो गुणा हो गया। इसका मतलब कि इसमें देखिए गुणा भी है, योग भी है, धन भी है और गुणा भी है, इसीलिए इसको गुणनफल का योगफल कहते हैं। तथा मूलों का गुणनफल, बस गुणनफल अल्फा बीटा गामा, माने इसका कहने का मतलब है कि मूलों का योगफल, उसके बाद गुणनफल का योगफल और गुणनफल का मान दिया गया हो तो त्रिघात समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, त्रिघात समीकरण बनाने की बात कह रहा है, तो देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूं इसको कि जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए एक सूत्र होता है, देखिए त्रिघात बनाना है तो 3 से हम चालू करेंगे, 3 घात से, तो यह 3 घात हो गया। अब एक घात कम कर दीजिए, जैसे देखिए 2 घात लिख दीजिए और 1 घात और कम कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब जानते हैं क्या करेंगे, ये त्रिघात लिखे हैं ना और ये लिखे हैं 2 घात वाला, तो इस 2 घात वाला के पास अल्फा धन बीटा को सेट कर दीजिए, अल्फा धन बीटा धन गामा, ऐसे कोष्टक कर दीजिए। और देखिए यह चर 1 घात वाला लिखे हैं ना, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे कर दीजिए।
ठीक है, और इसमें x लगा दीजिए और लास्ट में जो है अल्फा बीटा और गामा को लिख दीजिए। जानते हैं ये त्रिघात समीकरण बनाने का सूत्र है कब? जब मूल का योगफल, गुणनफल का योगफल और गुणनफल पता हो। अब देखिए ऋण यहाँ लगाइए, यहाँ धन लगा दीजिए, पुनः यहाँ क्या लगा दीजिए? ऋण लगा दीजिए। इस प्रकार यहाँ पर जीरो लिख दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया? लीजिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। एक्स क्यू माइनस हो जाएगा अल्फा धन बीटा धन गामा योगफल है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ पर x लगा दीजिए और ऋण अल्फा बीटा गामा बराबर 0। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? देखिए ये त्रिघात समीकरण बनाने का सूत्र है कब? जब मूल का योगफल, गुणनफल का योगफल और गुणनफल हमें पता हो। अब कैसे करेंगे? त्रिघात बनाना है 3 से चालू करेंगे। एक घात कम करके चर को लिख दीजिएगा, पुनः एक घात कम करके लिख दीजिएगा, और जहाँ 2 घात वाले लिखिएगा वहाँ योगफल को लिख दीजिएगा, और जहाँ 1 घात वाले को लिखिएगा गुणनफल का योगफल लिख दीजिएगा, और बिना घात वाला के पास गुणनफल को लिख दीजिएगा। चिन्ह कैसे लगाएंगे? तो माइनस, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। इस प्रकार से हमारा सूत्र जो है, अब आप जो है 2.4 के लिए मैं ऐच्छिक प्रश्नावली के लिए सभी सूत्रों को बना दिया, और इससे अधिक मुझे पूरा विश्वास है कि सूत्र नहीं आएगा। और भाग का नियम तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए इसी प्रश्नावली में भाग भी देने को आपको आएगा, तो उसको भी मैं थोड़ा सा हल्के पोजीशन पर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रकाश डाल दे रहा हूँ। ऐसे जब बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो बताइए इसको क्या नाम देते हैं? px बताए हैं। और बताइए इसको क्या कहते हैं? gx। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर क्या इसको नाम देते हैं? qx। मैं 2.4 प्रश्नावली के लिए नियम बता रहा हूँ, और जो नीचे आता है उसे क्या कहते हैं? rx कहते हैं, ठीक है। और एक नाम बताइए इसका, और क्या नाम है? भाज्य। आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब यह प्रश्नावली जो है समाप्त होने वाली है। इसको क्या कहते हैं? भाजक। एकदम फिक्स नाम है, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल, ठीक है। और बताइए जो नीचे आता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए? एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप पहला अभ्यास में पढ़े हैं, जहाँ पर हल्का सा प्रकाश में आ जाए। इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको Q कहते हैं, और जो नीचे आता है उसे R कहते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। और जो यह जो है, देखिए ऐसे लिखेंगे। भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? बताइए भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है? इसके बराबर, इसको जानते हैं क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। देखिए विभाजन एल्गोरिथम जब कहेगा तो ये लिखते हैं भाज्य बराबर इसके बराबर क्या लिखते हैं? आप जानते हैं, भाजक गुणे क्या लिखते हैं? भागफल प्लस और क्या लिखते हैं? शेषफल, ठीक है। शेषफल लिखते हैं। ये बताइए कि भाज्य को आपके बुक में किससे दर्शाते हैं? px ले। और बताइए भाजक को किससे दर्शाते हैं? gx ले। और भागफल को qx ले। और जो शेष आता है उसे rx ले दर्शाते हैं। या एक तरीका और है, जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। बताइए इस भाज्य को a भी कहते हैं, और बताइए इस भाजक को b कहते हैं, और इस भागफल को क्या कहते हैं? q कहते हैं, और इसको नीचे जो आता है उसको क्या कहते हैं? r कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि भाग का भी नियम आएगा। और वैसे मैं आपको इसको बढ़िया से पीछे भी समझा चुका हूँ, लेकिन यह अभ्यास अब खत्म के कगार पर है।
इसीलिए मैंने सोचा कि इसे भी समझा दो। ठीक है, तो आप कर लेंगे ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। और देखिए भाज्य को अगर आप पी एक्स के नाम से जान सकते हैं, ए के नाम से जान सकते हैं, भाजक को जी एक्स, बी भागफल को क्यू एक्स और क्यू, और शेषफल को आर एक्स और आर के नाम से जान सकते हैं। इस प्रकार जो है अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 के ऐच्छिक प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ठीक है।